नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली दंगों को 5 साल हो गए और अब जाकर दिल्ली पुलिस ने 30,000 पेज की 30,000 से ज्यादा पेजेज की एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए जो कुछ समझ में आता है वो बेहद चौंकाने वाला है। 5 साल पहले ये दंगे हुए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, यही मौसम था, यही दिन थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि लोग कितना परेशान थे, लगातार मैसेजेस कर रहे थे। हम लोगों ने भी अपने तरीके से मदद करने की कोशिश की थी। वो मैसेजेस अभी भी मेमोरी में बार बार आते रहते हैं फेसबुक की, और याद जब आते हैं वो दंगे तो रूह कांप जाती है। उस पूरे दंगे की कहानी अगर आपको एक लाइन में समझनी हो तो वो ये थी कि उस दंगों में जो मारे गए थे लोग, उनका नंबर था 53। 53 लोग मारे गए थे और उस 53 में से 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू। एक लाइन की यह कहानी है कि टोटल 53 लोग मारे गए थे, जिसमें से 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू। इसमें मैं ये शामिल नहीं कर रहा हूं कि कितनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, कितने घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये सारा कुछ मैं फिलहाल छोड़ देता हूं। जिसके पास भी दिल और दिमाग होगा वो इस नंबर से, 40 और 13 के इस नंबर से अंदाज लगा सकेगा कि दंगे क्या हुए थे, कैसे हुए थे, दंगों में किसका रोल कितना ज्यादा था। लेकिन इन दंगों के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, जो 4-4, 5-5 साल से लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे शर्जिल इमाम हो, चाहे इस तरह के लोग हों, जब वो आप नाम देखते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान नजर आते हैं। मतलब अगर सरकारी और गोदी मीडिया की बात मानी जाए तो दंगा मुसलमानों ने ही करवाया और उसके बाद मुसलमान ही मारे गए, खुद को मार लिया। यह दंगों की कहानी आपको बताई गई और जब चार्जशीट आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यह कहानी और खुल के आती है। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उमर खालिद की जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस समय भी जज ने कहा था कि पक्के वाले सबूत कहां हैं। आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, यह सारा कुछ तो लीगल है। इल्लीगल कहां है? हथियार कौन से बरामद हुए, बाकी सारी कहानियां कहां हैं? जवाब क्या आया क्या नहीं आया नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि उमर खालिद अभी भी जेल में है, जमानत तक उसको नहीं हुई है। हमारे जो एक्स सीजेआई हैं चंद्रचूड़ साहब, जिनको इतिहास में कैसे याद किया जाएगा इसकी चिंता ज्यादा थी, वर्तमान में क्या करना है उसकी चिंता कम थी। जो पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश बन गए जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ पूजा करते हुए फोटो क्या पूरी वीडियो लगाई, पूरी वीडियो आई बाहर। उन्होंने तो पोस्ट नहीं किया, उनका सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने उसको पोस्ट किया, बाकी लोगों ने पोस्ट किया। वो चंद्रचूड़ साहब जब बात करते हैं उमर खालिद की एक इंटरव्यू में तो कहते हैं, लब्बो लुबाब ये है जो कहते हैं उसका ये कि उसमें गलती उसके वकीलों की थी। ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि कितनी बार जज ने आगे बढ़ा दिया मामला, कितनी बार अपना नाम वापस ले लिया, कितनी बार क्या क्या हुआ। ये सारा कुछ नहीं बताते हैं और इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि बिना कॉन्क्रीट सबूत के आखिर 5 साल से उमर खालिद और बाकी लोग जेल में कैसे हैं। जब मैंने कहा बिना कॉन्क्रीट सबूत के, तो हो सकता है आपके कान खड़े हों कि मैं कैसे कह सकता हूं कि कॉन्क्रीट सबूत नहीं है। तो उसके लिए स्क्रॉल की आप रिपोर्ट पढ़िए। स्क्रॉल में विनीत भल्ला ने ये बहुत शानदार रिपोर्ट की है, उनका शुक्रिया। ये पूरा शो जो मैं कर रहा हूं आज वो लाइव ला और स्क्रॉल के जो विनीत भल्ला की रिपोर्ट है उसके आधार पर कर रहा हूं। इन लोगों ने जो फाइंडिंग दी है उसके आधार पर मैं कर रहा हूं। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है जहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं तो वो ये है कि डायरेक्ट एविडेंसेज नहीं मिले, सीधे सबूत नहीं मिले। जो मिला उसकी बात आगे करूंगा। यानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, चाहे शर्जिल इमाम हो, चाहे दूसरे लोग हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी हथियार बरामद हुआ है। दंगे कराने के आरोप हैं लेकिन किसी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरा, कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे उनको ऐसी जगह देखा गया हो जहां हिंसा चल रही हो। यानी जहां पर हिंसा हुई है, दंगों की हिंसा हुई है, बहुत सारी जगहों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन उमर खालिद या बाकी लोग जो 5-5 सालों से जेल में हैं वो किसी भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं देते हैं। तो सबूत कौन से पेश किए गए हैं? सबूत पेश किए गए हैं कि सीएए के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उन विरोध प्रदर्शनों का उन्होंने आयोजन किया है।
यानी सीए का जो एहतजाज हो रहा था शाहीन बाग में और बाकी सारी जगहों पर, उनको वो अरेंज कर रहे थे, ये आरोप उनके ऊपर है। अब मेरा सीधा सवाल ये है, और यही सवाल स्क्रॉल ने भी किया है, कि इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना क्या कोई अपराध है? आप कहेंगे रोड ब्लॉक किया था, यह बहुत बड़ा अपराध है। तो आप अगर अखबार खंगालेंगे तो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, और पार्टी क्या, आप ट्रेड यूनियन का नाम ले लीजिए। अभी वकीलों का जो कानून आया है जिसमें वकीलों के हड़ताल पर रोक लगाई गई है, उसमें भी तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंडल आयोग जब चला था, मंडल आयोग लागू हुआ था, तो क्या ट्रेनें नहीं रोकी गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ट्रेनें नहीं रोकी हैं? क्या कई बार रोड ब्लॉक नहीं किया है अपनी मांगों के समर्थन में? क्या जम्मू में आसिफा नाम की वो छोटी सी लड़की जिसके साथ जिना हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके कातिलों के समर्थन में जुलूस नहीं निकला था, चक्का जाम नहीं हुआ था? क्या चक्का जाम इस देश में इसके पहले नहीं हुआ है? क्या चक्का जाम हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? हमारी जमहूरियत में क्या इस तरह के एहतजाज की कोई इजाजत नहीं है? इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं है? ऐसा तो नहीं है। नागरिकों को शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। इसीलिए इस देश में कहीं आपको, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है, वो प्रदर्शन करते हुए दिख जाएगी, जहां कांग्रेस विरोध में होती है। अभी राजस्थान के अंदर जो हुआ, असेंबली के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर गलत बात बोली गई, उसके बाद कांग्रेस के जो विधायक और नेता हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो धरना, विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम, ये सारा कुछ हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। इसीलिए अगर सीए के खिलाफ ये हो रहा था तो ये अपराध कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। उम्मीद है कि जज साहिबान ये सवाल पूछेंगे जब इस चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलेगा। अब इसी के साथ एक और फैक्ट है। मुरलीधरन साहब की बेंच ने एक जो ऑब्जर्वेशन दिया था, उसकी कॉपी आपके सामने मैंने लगा दी है, देख लीजिए आप। उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने भी भाषण दिए, वहां पर भड़काऊ भाषण दिए, उसके वीडियोस वायरल हुए थे। बाकायदा गोली मारो वाला जो नारा है वो लगाया गया। उसी जगह पर जहां पर दंगे हुए थे, इन लोगों ने जुलूस निकाले, लगातार भड़काऊ बयान दिए। यानी जो आरोप है उमर खालिद से लेकर बाकी लोगों पर, वही आरोप इन पर भी लग सकते थे। जब यह मामला कोर्ट में गया और जज साहब ने पूछा कि उन वीडियोस पर आपको क्या कहना है, तो तुषार मेहता जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा कि मैंने वो वीडियोस देखे ही नहीं है। कितनी अच्छी आंखें हैं कि जो पसंद है वो देखेंगे और जो नापसंद है वो नहीं देखेंगे। प्रवेश वर्मा विधायक बन गए, अनुराग ठाकुर मंत्री थे, एमपी अभी भी हैं, कपिल मिश्रा मंत्री बन गए, वो भी कल्चर के मंत्री बन गए। भड़काऊ नारे लगाने के, दंगा स्थल पर सारा कुछ जुलूस निकालने के बावजूद इनके खिलाफ ना कोई केस हुआ और ना कोई कार्रवाई हुई। कई बार कोर्ट ये बात कह चुकी है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस जज ने ये सारी बातें की उसका ट्रांसफर जरूर हो गया, वो कहानी फिर कभी। लेकिन उन्हीं आरोप में उमर खालिद और बाकी सारे लोगों को 5 साल से जेल में रखा गया है। मुकदमा तो छोड़ दीजिए, जमानत तक अभी तक नहीं दी गई है। जमानत देने के बाद भी मुकदमा चल सकता था, हिंदुस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लग सकती थी, किसी भी तरीके से जमानत दी जा सकती थी। कहा जाता है जमानत इज अ रूल, लेकिन उस रूल को तोड़ा गया। इन लोगों को 5 साल से जमानत नहीं मिली। अब पूरी कहानी क्या बनाई गई? कहानी यह बनाई गई, जो ये चार्जशीट कहती है, दिल्ली पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि 20 लोगों ने कई महीनों में बनाई गई एक योजना के तहत दंगों को अंजाम दिया। यानी ये लोग कई महीने से, 20 लोग जिनका नाम है इसमें, वो लोग कई महीनों से दंगों की प्लानिंग कर रहे थे। उनमें से 18 गिरफ्तार हैं और 2 फरार हैं, और उनमें से 12 ऐसे हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इनमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी वगैरह हैं, ये आप जानते ही हैं। उमर खालिद को इसका चीफ कॉन्स्पिरेटर कहा गया कि यह आदमी जो है इसका मुख्य साजिश करता है। पुलिस के हिसाब से उमर खालिद के अपराध क्या हैं कि उसने छात्र संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन किया, विरोध के स्थल चुने, यानी जहां पर प्रदर्शन होना था वो जगहें चुनी, और अधिनियम जो सीएए का अधिनियम था उससे संबंधित प्रचार किया। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें अपराध क्या है? छात्र संगठनों को कोऑर्डिनेट करना क्या अपराध है?
क्या विरोध के लिए स्थलों का चुनाव, यानी विरोध कहां पर होगा, किस जगह पर एहतजाज होगा, इसका चुनाव करना क्या अपराध है, या फिर एक कानून जो आया था, सीएए का कानून आया था, उसका विरोध करना अपराध है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी हो, इसके पहले किसी कानून का कोई विरोध नहीं किया? किसी प्रपोजल का कोई विरोध नहीं किया? 100 बार किया है, 1000 बार किया है। राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर, तो उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए थे संसद। यह एहतजाज नहीं था। जब वो बैलगाड़ी लेकर सड़कों पर निकले होंगे और संसद की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या सड़क पर जाम नहीं लगा होगा? इसके अपराध में क्या अटल बिहारी वाजपेयी को जेल भेजा गया था? नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो कर रहे थे उसके लिए हमारा आईन, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध प्रदर्शन जायज है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कंप्यूटर के खिलाफ बाकायदा बैलगाड़ी लेके गए थे। उसकी तस्वीरें आज भी आपको मिल जाएंगी। यह अलग बात है कि बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्टैंड से पीछे हटी और अब सारी चीजों का श्रेय भी लेती है। खैर, तो पहला आरोप यह हो गया कि कोऑर्डिनेशन किया। कोऑर्डिनेशन करने के बाद वो जगहें चुनी जहां पर एहतजाज होना था, और उसके बाद यह कि सीएए के खिलाफ प्रचार किया। मेरे हिसाब से तो जितना मैं कानून जानता हूं, वकील साहिबान और जज साहिबान ज्यादा जानते होंगे, लेकिन जितना मेरी कानून की समझ है थोड़ी बहुत, उसके हिसाब से इसमें तो कोई अपराध नहीं है। अब इनका कहना है कि साजिश के एक हिस्से के रूप में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थापित 23 विरोध स्थलों की तरफ इशारा किया गया है। यानी अलग अलग इलाकों में, 23 इलाकों में ऐसी जगहें बनाई गई जहां पर विरोध हुआ। मैं जहां रहता हूं वहां भी पास में विरोध हो रहा था। एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ था। शाम को लोग वहां पे अक्सर इकट्ठा होते थे। एक आध कभी कोई स्पेशल आदमी आ जाता था, भाषण होते थे, औरतें बैठती थी, बच्चे बैठते थे, बात होती थी, सीएए से जुड़े हुए पर्चे बांटे जाते थे। कहीं कोई दंगा नहीं हुआ उसके आसपास। तो विरोध करना, फिर वही सवाल है कि विरोध के लिए जगह बनाना या विरोध करना कहां से अपराध हो गया। शाहीन बाग के अलावा बहुत कम जगहें ऐसी थी जहां पर विरोध जो हो रहा था वो सड़क के बीच में हो रहा था। ये जो धरने हुए थे, जिनको ये मान रही है कि दंगों की साजिश थी, क्या इन धरनों में किसी तरह की कोई हिंसा हुई, कोई वायलेंस हुआ? क्या शाहीन बाग में जो औरतें बैठी थीं, जो लोग जा रहे थे, जो लाइब्रेरी बनी हुई थी, जो देश भर से लोग आ रहे थे, उनमें से किसी ने बंदूक उठाने, तलवार चलाने की बात भी की? क्या वो सारे लोग एकदम पीसफुल तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे थे? क्या वहां पर किसी भी तरह का वायलेंस हुआ? किसी के साथ कोई मारपीट हुई? वो एक महिला पहुंच गई थी नकाब पहन के, और नकाब पहन के पहुंचने के बाद जो है उनको पकड़ा गया, आप जानते हैं। क्या पकड़े जाने के बाद भी उनके साथ कोई हिंसा हुई? क्या वो शांति से वहां से चली नहीं गई? गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन क्या किसी के ऊपर पत्थर फेंका गया? क्या किसी को मारा गया? नहीं, सबका जवाब नहीं है। तो जिन विरोध प्रदर्शनों में कोई हिंसा नहीं हुई, जिन विरोध प्रदर्शनों में एक पत्थर नहीं फेंके गए, जिन विरोध प्रदर्शनों में निकाब पहन के घुसने की कोशिश करने वाली महिला के साथ भी कोई बुरी घटना नहीं हुई, वो दंगे फैलाने की साजिश कैसे हो गए? अब इसके बाद पुलिस ने कहा है कि तीसरा दौर शुरू होता है, तीसरा चरण शुरू होता है जनवरी फरवरी 2020 में, यानी जहां हम बैठे हैं उसके ठीक 5 साल पहले। और पुलिस का कहना है कि यह जो तीसरा चरण शुरू हुआ, उसमें जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनको दंगों में बदलने की योजना बनाई गई और कॉन्स्पिरेटरी मीटिंग्स की गई, षड्यंत्रकारी बैठकें की गई, यानी ऐसी बैठक की गई जिसमें षड्यंत्र बनाए गए। और उसके बाद कहा गया कि चौथा चरण फरवरी 2020 में हुआ, जिसमें चक्का जाम और पुलिस के साथ टकराव शामिल था। और सबूत के रूप में कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, जहां जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो लोग एहतजाज की जगहों पर आपस में मिलजुल रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा आरोप है? कुछ कॉल डिटेल्स दिए गए कि इनकी आपस में बातचीत हुई। भाई, किसी के पास हथियार नहीं मिला, कोई दंगे वाली जगह पे नहीं मिला। इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर रहा है कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे। लेकिन क्या यह अपराध है? अब मजेदार बात यह है कि इन सब के लिए बेस किसको बनाया गया? जब सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, हथियार नहीं मिला, तो पुलिस ने यह सारी की सारी कहानी कहां से बनाई?
यह सबसे मजेदार है। कोई एक गवाह है जो एनोनिमस है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। उसका यह कहना है कि सीलमपुर में 23 जनवरी 2020 को एक सीक्रेट प्लेस पर उमर खालिद ने बैठक की और बाकी लोगों से एसिड, लाल मिर्च पाउडर, पत्थर वगैरह जमा करने को कहा। यह एक गवाह का बयान है। अब वो गवाह कौन है यह तो हम भी नहीं जानते। कोर्ट में जब पेश होगा तो लोग जानेंगे, या पता नहीं इस शर्त पे अगर उसने गवाही दी हो कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, तो हम नहीं जानते क्या होगा। लेकिन सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान है, पूरी कहानी ऐसे गवाहों के बयान पर है जो अज्ञात हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके जो बयान हैं वो लफ्ज दर लफ्ज मिलते हुए हैं, एक एक शब्द मिलते हुए हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने दोस्त को लेकर सीपी जाइए या किसी भी चौराहे पर चले जाइए, 4 दोस्त आप लोग चले जाइए और कोई भी एक घटना देखिए, मामूली सी घटना देखिए कि 4 लोग आए, किसी दुकान में घुसे, कोई सामान खरीदा और चले गए। बिल्कुल मामूली घटना जो सीपी में दिन भर हजारों बार होती है। और इसी घटना को चारों लोग अलग अलग बैठकर लिखकर या बोलकर बयान में दीजिए, बदल जाएगा। कोई कहेगा कि जो आया था उसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था, कोई कहेगा बड़ी जल्दी में था। हर आदमी अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन देगा। कुछ चीजें कॉमन होंगी। यह कॉमन होगा कि 4 लोग थे, अंदर गए, सामान खरीदा, चले आए। लेकिन जब उसकी डिटेल दी जाएगी तो थोड़ा बहुत तो बदल ही जाएगी। एक खेल खेला जाता है जिसमें एक बात दूसरे आदमी से आप कह दीजिए, फिर वही बात वो तीसरे आदमी से कहेगा, फिर चौथे से कहेगा, फिर 5वें से कहेगा, 6वें तक जाते जाते बात बदल जाती है। क्योंकि मनुष्य जो है वो मशीन नहीं होता। हर मनुष्य के पास अपनी अपनी कॉन्शसनेस होती है और उसके हिसाब से वो चीजों में थोड़ा बहुत जोड़ता है या घटाता है। किसी को कोई चीज खास लगती है, किसी को कोई चीज खास लगती है। लेकिन यहां जो गवाह हैं उनके लफ्ज दर लफ्ज जो बयान उनके हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये सारा जो मामला बनाया गया है वो इन गवाहों के बयानात पर आधारित है। ऐसे गवाह जिनका नाम हमको नहीं पता है, ऐसे गवाह जिनको बड़े आराम से संदिग्ध कहा जा सकता है, ऐसे गवाह जो पुलिस के पास जाकर बयान दिए हैं और बिल्कुल एक जैसा बयान दिए हैं। दयालपुर पुलिस स्टेशन में ऐसे ही 3 पुलिस कर्मियों के बयान हैं, पुलिस के बयान हैं, और उनके बयान भी ऐसे ही हैं जिसमें राई रत्ती का फर्क नहीं है। कई सारे मामले ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों को रिहाई दी गई है, जिसमें लोगों को जमानत दी गई है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि पुलिस ने जो केस बनाया था वो सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि दूसरी तरफ के जो लोग थे, चाहे वो जो नाम लिए मैंने, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोग हों या दूसरे भी लोग थे, उनके खिलाफ इस तरह के केसेस नहीं बने। एक सीधा सवाल तो यही बनता है कि अगर मुसलमानों ने ही सारी साजिश की थी तो फिर यह क्यों कर हुआ कि मारे भी मुसलमान ही गए, 40 मुसलमान मारे गए। ये पूरा अगर आप पढ़िए, स्क्रॉल कीजिए, पूरी रिपोर्ट पढ़िए, तो ऐसा लगता है कि इन दंगों में जानबूझकर पहले से, जिसको प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं, उसके तहत इन सारे लोगों को जेल में रखा गया है, फंसाया गया है। अब यह मामला जाएगा, कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट पेश होगी, इस चार्जशीट पे बहस होगी और बहस होते होते जाने कितना वक्त निकल जाएगा। मैं आपको बस इशारे में बता दूं, सज्जन सिंह वर्मा 1984 के दंगों में शामिल थे। 41 ईयर्स, 41 साल लग गए न्याय मिलने में, 41 साल। लेकिन इस पूरे 41 साल संजय सिंह वर्मा जेल में नहीं रहे। यहां 5 साल हो गए उस घटना को, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और सारे लोग जेल में हैं, बेल तक नहीं मिली है। एक शादी के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया था उमर खालिद को। इसके अलावा लगातार वो जेल में है। कितनी बार मामला कोर्ट में गया, लगा कि शायद बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिली। शर्जील इमाम एक केस में छूटते हैं तो दूसरे केस की तलवार सर पर लटकती रहती है, वो भी जेल में है। मैं यहां जज की कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे सकता कि यह चार्जशीट जो सही है या गलत है। स्क्रॉल ने जो एनालिसिस किया है उसको देखकर यही लगता है कि बहुत सारे ग्राउंड्स फ्लिम्जी हैं। हो सकता है ग्राउंड बहुत मजबूत हो। चलिए एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि वो अपराधी हैं। चलिए एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि पुलिस की थ्योरी सही है। तो भी 5 साल तक लगातार जेल में रखना, जमानत ना देना, क्या सही है? मान लीजिए 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर यह फैसला आए कि यह पूरी जो चार्जशीट है वो फ्लिम्जी है, गलत तरीके से बनाई गई है, ये सारे लोग निरपराध हैं, तो उनकी जिंदगियों के जो 8-8, 9-9 साल बर्बाद हो चुके होंगे वो कौन वापस करेगा?
और ऐसे तमाम केसेज आए हैं। अभी एक पार्षद का केस आया जिसके ऊपर आरोप लगा रेप का और उसके बाद उसका घर गिरा दिया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोप गलत था। अब वो गिरा हुआ घर, वो इज्जत जो सड़कों पर नीलाम हुई है, वो कौन वापस करेगा? कितनी बार ऐसे फैसले आ चुके हैं कि 6-6 साल 8-8 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने पूरी तरह से उनको बेगुनाह साबित कर दिया है। और कभी ऐसा नहीं होता है कि जिन लोगों ने यह केस बनाया उनके खिलाफ कोई सजा हो। और यह सारी प्रक्रिया देखकर लगता है कि जानबूझकर उनके नाम की वजह से, उनकी कौम की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको फंसा के रखा गया है। और अगर ऐसा है तो डेमोक्रेसी के लिए यह बेहद खतरनाक है। यह बेहद खतरनाक तरीका है अपने वैचारिक विरोधियों को डील करने का। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी तो यह डिमांड है, अभ्यर्थना है, जो समझना चाहें समझें, कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को अपने सामने लेकर कम से कम जमानत की कार्रवाई जितनी जल्दी से जल्दी हो खत्म करनी चाहिए। और अगर वो जमानत के हकदार हैं तो उनको जमानत देनी चाहिए। उसके बाद मुकदमा चलता रहे। अगर वो दोषी हैं तो जेल जाएंगे, सजा भुगतेंगे, और अगर नहीं दोषी हैं तो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।